तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे प्रमेय 6.3 को। यहाँ पर प्रमेय क्या बोला, यदि दो त्रिभुजों में हमारे पास दो त्रिभुज है, एक नाम है ABC और एक का नाम है DEF। बोला कि संगत कोण बराबर हो, यानी कि कोण A जो है कोण D के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है, कोण जो C है कोण F के बराबर है। ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं, यानी कि संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, तो AB और DE हमारे पास संगत भुजा हो जाएगी, BC और EF हमारे पास संगत भुजा हो जाएगी, और AC हमारे पास DF जो होगा ये दोनों संगत भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि समानुपाती होती है। यानी कि अगर मैं आपको अच्छे से बिल्कुल समझाऊं तो यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि AB बटे में DE बराबर किसके होगा, तो BC बटे में EF के, और बराबर किसके होगा, AC बटे में DF के। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास जो संगत भुजाएं हैं ना, इसका अनुपात अगर कीजिएगा तो सबके सब बराबर होगा। ठीक है, हमको ये करके दिखाना है। हालांकि मैं कॉपी पर आपको और भी अच्छा समझाऊंगा, बस मैंने यहाँ तक अभी बता दिया। आपको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं तो इसके बाद कॉपी में देखिएगा आप। और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि अगर ऐसा हो जाएगा, संगत भुजाओं का जो अनुपात है अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज जो हमारे पास होगा वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको 6.3 पढ़ करके तो बता दिया और थोड़ा बहुत समझाया हुआ है। अब चलते हैं अपने कॉपी पे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो फिगर ले लिया हुआ है, जैसे हमारे पास बुक में दिया हुआ था ना, वैसे करके मैंने ले लिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने जो भी त्रिभुज का नाम दिया था उसको मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है। तो चलिए, अब मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपको साबित करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC को आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, आप देख भी रहे होंगे, और त्रिभुज DEF को भी अच्छे से बिल्कुल देखना है। ठीक है, दिख रहा, जो कोण A है इसमें कोण D के बराबर है, और कोण जो B है कोण E के बराबर है, और कोण जो C है कोण F के बराबर है। यहाँ तक समझ में बात आ रहा है ना आपको। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है, क्या साबित करना है। तो देखिए, AB और DF हमारे पास दोनों क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा, तो इसका अनुपात, और इसके बाद BC और हमारे पास EF हो जाएगा, इनका अनुपात, और AC बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, DF, इन दोनों का अनुपात जो होगा ये बराबर होगा। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। अगर हमारे पास ये चीज़ हो जाता है, यानी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर अगर होता है, यानी कि समानुपाती होता है संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो गया, समरूप हो गए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया हुआ है उसको छाप देंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हमारे पास, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है, और त्रिभुज DEF में, ये DEF है, इसमें कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण और कोण C बराबर कोण F। ठीक है, यहाँ तक समझा दिया आपको और पढ़ भी दिए। चलिए, सिद्ध करना है जो, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। AB बटे में D, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर छाप दिया, तो AB बटे में DE इक्वल टू BC बटे में EF इक्वल टू AC बटे में DF, और साथ ही साथ मुझे ये दोनों त्रिभुज को समरूप करके दिखाना है। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो समरूप हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक समझ के अब देखिए क्या करेंगे, हम रचना करेंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग कंडीशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रचना करना स्टार्ट करेंगे। रचना करके ही हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या किया, P और Q दो बिंदु ले लिया, किस पर, तो DE पर P ले लिया और DF पर Q ले लिया। ये ऐसा P और Q लिया गया ना ताकि AB जो है वो DP के बराबर हो पाए, AC जो है वो DQ के बराबर हो पाए। तो मैंने इतना तक कर लिया। अब देखिए, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे से। रचना, बिंदु P और Q क्रम से भुजाएं DE और DF पर ले लिया। ठीक है ना, ताकि AB इक्वल टू DP, AB जो है वो DP के इक्वल हो पाए, तथा जो AC है वो DQ के इक्वल हो पाए, यानी कि जो AC हमारे पास किसके इक्वल हो पाए, DQ के इक्वल हो पाए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया कि दिया हुआ क्या क्या है, सिद्ध करना क्या है, और रचना हमने कर दिया हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए, प्रमाण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम आएंगे त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DPQ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए ABC में आएंगे और किस में आएंगे, DPQ में आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों,
मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम ABC की बात करते हैं और DPQ की बात करते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा उड़ रहा तो मैं यहाँ पर कुछ रख देता हूँ। चलिए, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक समझ बात आ रहा ना। तो ABC त्रिभुज में आएंगे और किस में आएंगे, त्रिभुज DPQ में आएंगे। तो देखिए हमारे पास जो AB है वो DP के इक्वल है। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। जो हमारे पास AB है वो DP के इक्वल है ना। कैसे हुआ, रचना से हुआ। और जो कोण A है ना वो कोण D के बराबर है। कैसे हुआ, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। जो कोण A है कोण D के बराबर है, ठीक है, ऐसे करके। और AC जो है ना वो DQ के बराबर। तो सोच के देखिए, AB इक्वल टू DP, कोण A बराबर कोण D और AC बराबर कोण AC बराबर DQ, ठीक है ना। तो भुजा कोण भुजा से और भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। कौन कौन सा त्रिभुज, ABC त्रिभुज और DPQ त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर समझा दिया आपको। अब से देखिए जो भी कुछ मैंने समझाया यहाँ पर लिख दिया। AB इक्वल टू DP रचना से हो गया, कोण A बराबर कोण D ये हमारे पास दिया हुआ है, और AC बराबर DQ ये रचना से हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझाने के बाद मैं बोल सकता हूँ आपको कि त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा DPQ के, है ना। कैसे, SAS नियम से, है ना। तो चलिए दोनों हमारे पास त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब चलते हैं आगे। जैसे हमारे पास त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है हमारे पास DPQ के। तो पता है हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि जो कोण B होगा वो किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर P है ना, इसको DPQ भी बोल सकते हैं आप। तो इसको मैंने ऐसे करके डबल दे रहा हूँ, यहाँ पर भी डबल। और जो कोण C होगा ना वो किसके बराबर होगा, यानी कि कोण Q के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, तो इतना तक समझ आने के बाद मैं आपको अब आगे समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा, DPQ। देख लीजिएगा यहाँ पर कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण DPQ। और कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण DQP, ठीक है ना। तो कोण C बराबर क्या मैंने लिख दिया, DQP लिख दिया, ठीक है। ये CP हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना मतलब समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो कोण B है वो कोण E के बराबर है। यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो कोण B है कोण E के बराबर है, कोण C जो है कोण F के बराबर है। देखिए जो कोण B है ना वो कोण E के बराबर है, पहले से दिया हुआ है। और कोण जो C है ना कोण F के बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मैं इतना तो समझा दिया आपको। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐसे करके। अब चलते हैं आगे, देखिएगा मैं बोल रहा हूँ कि जो कोण B है जो कोण DPQ के बराबर है, और लेकिन दिया हुआ है क्या, यानी कि कोण B है जो कोण E के बराबर, यानी कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर, और ये वाला जो कोण है इस कोण के भी बराबर, है ना। तो अगर ये और ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिएगा ऐसे करके, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी कि कोण जो C है कोण DQP के बराबर है ना, इस कोण के बराबर है ये वाला कोण। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और बोला जा रहा कि ये दिया हुआ है कि कोण जो C है कोण F के बराबर, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, तो यानी कि ये दोनों बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो कोण हमारे पास DPQ जो है ना वो कोण E के बराबर है, और कोण जो DQP जो है वो F के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको रुक करके थोड़ा बोलना चाहूँगा। अगर आप सही में आपको अगर इच्छा कर रहा मन से पढ़ने के लिए, थोड़ा भी आपके अंदर जिज्ञासा अगर है, ठीक है, तो आप कॉपी लेकर के बैठेंगे और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ, आप चाहें तो एक बार में पूरा अच्छा समझ लें, इसके बाद लिखें, नहीं तो मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अब देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, यानी कि देखिएगा कोण B जो है कोण DPQ के बराबर है, कोण P जो है कोण E के भी बराबर है, यानी कि कोण जो DPQ जो होगा वो कोण एक E के बराबर हो जाएगा। ऐसे करके जो कोण C है कोण DQP के बराबर है, और जो कोण C है कोण F के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोण DQP जो होगा वो कोण किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा, क्योंकि C इसके बराबर, कोण C जो है वो कोण F के बराबर है ना। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए यहाँ तक समझा दिया मैंने। अब चलते हैं आगे। आपको मैं अब फिगर दिखाना ही स्टार्ट करूँगा और मैं बार बार पलटूंगा तो ये बड़ी दिक्कत होगा आपको समझने में, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एक और कॉपी ले लिया हुआ है ताकि मैं आपको अच्छा समझा सकूँ, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों यहाँ तक समझ के बात ना। अब देखिएगा
अगर मैं देखूं इस दोनों को, ये दोनों कोडों को और ये दोनों कोडों को, तो ये हमारे पास संगत कोड है। आप बोलिए कैसे है संगत कोड? तो चलिए, क्या आपको ये दोनों संगत कोड दिख रहा है? दोनों बराबर है तो, और ये दोनों संगत कोड दिखेगा। हालांकि संगत कोड के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो समांतर अगर रेखा होती है, जैसे यहाँ पर पी क्यू है ना और ई एफ जो है, दोनों समांतर रेखा है, पहले से बोला गया है। और हम अगर देखते हैं तो ये हमारे पास तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा कौन सा हमारे पास? डी ई है ना। तो अगर तिर्यक रेखा है, जैसे मान लीजिए, मैं आपको और भी अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपको केवल इसमें देखना है, जैसे मैं ओवरलैप कर रहा हूँ ना, ये वाला गाढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ये वाला, और ऐसे करके ये वाला दिखना है, ठीक है। इफ आपको उल्टा दिखेगा, दिखेगा ना। तो ये दोनों समांतर था पहले हमारे पास, तो ये दोनों कोण हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे? संगत कोण से। ऐसे करके दिखेगा, तो यहाँ से लेकर के ऐसे करके बन गया, और यहाँ से लेकर के ऐसे करके बन गया, यानी कि इसके जैसा बन गया। तो ये दोनों कोण हमारे पास क्या हो गया? संगत कोण। ऐसे करके ये भी दोनों संगत कोण हो जाएगा। ये 9th क्लास में बताएगा आपको। चलिए, मैंने भी थोड़ा बहुत आपको इसे समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो चलिए, यानी कि अगर हमारे पास दोनों कोण बराबर होता है और ये दोनों कोण बराबर अगर होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों हमारे पास समांतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अलग से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब हमारे पास दो रेखाएं होती हैं और दोनों के दोनों अगर समांतर होती है और ये तिर्यक रेखा होता है, तो ये तो संगत कोण बराबर होता है हमारे पास। दो रेखाएं समांतर होगी, एक तिर्यक रेखा होगी, तो दोनों कोण समांतर, दोनों कोण हमारे पास बराबर हो जाएगा संगत कोण से। अगर हमारे पास दो रेखा है, समांतर रेखा नहीं बोला मैंने, दो रेखा अगर हमारे पास है और ये हमारे पास तिर्यक रेखा है, ठीक है, दो रेखा हमारे पास है और ये तिर्यक रेखा है, अगर ये दोनों कोण बराबर पहले से दिया हुआ है, तो ये दोनों हमारे पास समांतर हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये बताना था। इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में समांतर है तो संगत होगा, इस कंडीशन में संगत है तो समांतर होगा, ठीक है। लगभग मैं आपको समझा दिया यहाँ तक बात, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखिएगा, यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे, ये हमारे पास कोण बराबर है क्योंकि आपने देखा था, मैंने लाया था यहाँ पर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पी क्यू समांतर ई एफ अगर हो गया हमारे पास, ठीक है, पी क्यू समांतर क्या हो गया? ई एफ हमारे पास हो गया। तो अब क्या होगा? देखिए, पी क्यू समांतर हमारे पास ई एफ अगर हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा? अगर हम थ्योरम 6.1 को देखते हैं, तो अगर हमारे पास दोनों समांतर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि डी पी बटे में क्या हो जाएगा? पी ई, और डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा? क्यू एफ, और दोनों के दोनों बराबर होगा। तो मैंने लिख दिया डी पी बटे में क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा? क्यू एफ। कैसे हुआ? तो पर में 6.1 से हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे। अब मुझे आपको और भी अच्छे समझाना है, तो देखिएगा, ये मैंने पर में 6.1 से ले लिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा? पी को पलट दूंगा और डीपी को और पी को पलट दूंगा मैं, तो ऊपर नीचे कर दूंगा, तो पी ऊपर चला जाएगा, डीपी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही क्यू एफ जो है ना, वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और डी क्यू जो है वो नीचे चला आएगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में बात आ रहा ना। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पलट दिया इस दोनों को, तो हमारे पास ऐसे करके आ जाएगा। दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने से क्या होगा? तो देखिए, डी पी बटे में डी ई बटे में डी पी हो गया +1 इक्वल टू डी एफ बटे में क्या हो गया? डी क्यू +1 हो जाएगा। यानी कि इतना लिख करके +1 कर देंगे, इतना लिख करके +1 कर देंगे, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए, आपको तो लसा आता होगा, इधर भी लसा निकाल करके भिन्न पर का जोड़ जैसा बना देंगे, इधर भी भिन्न पर का जोड़ जैसा बना देंगे, तो बटे में डीपी हो जाएगा, यहाँ पर पी प्लस डीपी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, बराबर। नीचे में हमारे पास डी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू एफ प्लस डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ के बात को ना। अब देखिएगा, अगर हम पीई को और डीपी को जोड़ें, देखिएगा, पीई कहाँ पर है? पीई, और डीपी को अगर हम जोड़ें, पीई को डीपी को जोड़ें हम, तो क्या आ जाएगा? डीई आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? दोनों को अगर जोड़ते तो क्या आ जाएगा? डीई आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? डीपी, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू एफ और डी क्यू क्या होगा? देखिए, क्यू एफ और डी क्यू क्या होगा? यानी कि मिलकर के दोनों क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमने लिख दिया यहाँ पर डी एफ, ठीक है, और बटे में क्या हमारे पास दिया हुआ है? डी क्यू, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? फिर से एक बार पलट देंगे ऐसे करके, तो डी पी बटे में क्या हो जाएगा? डी, और बराबर
डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ आगे। यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास जो ए बी है जो है वो डी पी के बराबर है। ए बी जो है वो किसके बराबर है, डी पी के बराबर है। और क्या बोला, जो हमारे पास ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है। जो ए सी जो है वो किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा थ्योरम जो है वो काफ़ी बड़ा है। बाकी सब आपको थ्योरम जो मिलेगा वो बहुत ही छोटा छोटा मिलेगा, इतना बड़ा नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा ये बड़ा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पैसेंस बना करके देखना है। ठीक है, चलिए धैर्यपूर्वक बिल्कुल देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मैं एक एक करके बिल्कुल बारीक चीज़ों को मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक समझ बात आ रहा होगा आपको ना। और मैं इसको यहाँ पर मैं बता रहा था कि ए बी इक्वल टू डी पी और यहाँ पर ए सी इक्वल टू डी क्यू हो पा रहा। ठीक है ना, क्यों कैसे करके हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है ना। देखिएगा, ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से, हालांकि ये दिया हुआ नहीं है बल्कि मैंने पहले से रचना किया था, रचना से लिख दूंगा, रचना से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डीपी की जगह पर क्या हो जाएगा, डीपी की जगह पर हमारे पास ए बी हो जाएगा, क्योंकि डीपी बराबर क्या है, एपी है ना। तो डीपी की जगह पर ए बी लिख दिया, बटे में क्या हो जाएगा, डीई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डी क्यू जो है ना वो ए सी के बराबर है, तो मैं डी क्यू की जगह पर क्या लिखूंगा, ए सी यहाँ पर लिखूंगा, बटे में डी एफ हो जाएगा। ठीक है, समीकरण पहला हुआ, ठीक ठाक है ना। आप देखिएगा आगे, अब देखिए इतना तक हो जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास ये तो हमारे पास चेंज हो चुका है ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने क्या क्या ला दिया, थोड़ा देखिएगा, ए बी बटे में डी ई ला दिया, ए बी बटे में डी ला दिया, ए सी बटे में डी एफ ला दिया मैंने। ठीक है, ए सी बटे में क्या ला दिया, ए सी बटे में डी एफ। तो मैं आपको समझाऊंगा, ए बी बटे में डी ई ला दिया, ए सी बटे में हमारे पास क्या आ गया, डी एफ आ गया। तो मैं अब क्या बोलूँगा कि इसी प्रकार ए बी बटे में डी ई इक्वल टू बी सी बटे में ई एफ, ए बी बटे में डी ई और बी सी बटे में क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं और समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बटे में जो डी ई है ना, ए बी बटे में जो डी ई है वो बी सी बटे में ई एफ के बराबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बराबर। और जो ए बी बटे में डी ई है, ए बी बटे में डी ई जो है वो ए सी बटे में डी एफ के बराबर है, ए सी बटे में डी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि तीनों अपने आप में बराबर हो जाएगा, है ना। और मुझे यही प्रूव करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब साफ साफ लिख देंगे कि हमारे पास दोनों त्रिभुज जो है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है कैसे, त्रिभुज डी ई एफ के। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम जो है 6.3 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रमेय 6.4 को।